गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में करवा रही हूँ कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो उसमें अपना टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संसाधन। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि हम उनका उत्पादन खुद नहीं कर सकते, बल्कि हमें वो नेचर द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपके प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और अनवीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय को क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अनवीय होते हैं उन्हें हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। और जो जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दो, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे कि हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त, जैसे जंगली पेड़ पौधे हो गए। तो जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनका हम क्या करते हैं, उनका बीजों द्वारा उत्पादन किया जाता है, ना उनको खाद दी जाती है, ना उनको बीज दिया जाता है, ना उनको पानी दिया जाता है, बल्कि वो सब कुछ अपना प्रकृति से ही स्वयं खुद ही प्राप्त करते हैं। तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और जो नवीकरणीय पर प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं, वो अक्षय कभी न समाप्त होने वाले होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं, जो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं, वो क्या होते हैं, कभी खत्म होने वाले नहीं होते, कि उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं आपको, जैसे होगा वायु शक्ति होगी, मृदा होगी, वनस्पति होगी, जल समुद्री हो गया, ज्वार भाटा, जैव शक्ति, वायु शक्ति, अखंड गुणवत्ता संतुलन बना रहता है। तो ये सारे के किसमें आते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और ये नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, किंतु मनुष्य द्वारा अत्यधिक उपयोग के कारण वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जैसे भूगर्भ यानी कि भूमि के अंदर जो हमारे संसाधन होते हैं, जैसे कोयला हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया आदि, जो कि ये है भूगर्भीय कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि जिनको कि बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, वो मिट्टी की जो परत होती है उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, भूमि के नीचे जो हमारी परतें जमी होती हैं, मिट्टी की परतें जमी होती हैं, उनमें जब प्राकृतिक रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ये उत्पन्न होती हैं। उसके बाद जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, आपका हो गया जल संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, और उसके बाद खनिज संसाधन। खनिज संसाधन भी आगे दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु में देखो क्या होता है, धातु वो होते हैं, धातु खनिज जो हमारे खनिज हैं, प्राकृतिक खनिज हैं। हमारे जो ये संसाधन हैं, खनिज हैं, खनिज संसाधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, धातु, अधातु, धात्विक, अधात्विक और खनिज संसाधन। धात्विक में देखो क्या आता है, लोहा, अलोहा, लोहा और बहुमूल्य चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अलोहा में आपका तांबा, सीसा, जस्ता आदि आ जाती है। लोहा में आपका पैरामाइट, हेमेटाइट आदि आ जाते हैं। और बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, ज्वार आदि इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है जो अधात्विक, जो कि रसायन विज्ञान की दृष्टि से अधात्विक खनिज है, जो रसायन विज्ञान की दृष्टि से वे खनिज होते हैं जिसमें कि धात्विक गुण होते हैं, जैसे कि आपकी इमारती पत्थर हो गए, संगमरमर, बहुमूल्य खनिज हो गए, औद्योगिक सिरमिक आदि हो गए। उसके बाद जैसे खनिज संसाधन में आपके तेल वगैरह आ जाते हैं, तेल आ जाता है, कोयला आ जाता है, घरेलू कोयला आदि, ये सारे हमारे आते हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया था खनिज संसाधन के बाद आपका आ गया था इसमें खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन में मैंने आपको करवा दिया था कि खाद्य संसाधन के कौन किस किस प्रकार से प्राप्त होता है। अब आपका जो आज का टॉपिक है वो है शक्ति संसाधन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधन में शक्ति संसाधन। जो हमारा प्रकृति में जो है वो है आपका प्राकृतिक में शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन में देखो किसी भी देश की औद्योगिक व सामाजिक विकास में शक्ति संसाधन
संसाधन है। किसी भी देश के औद्योगिक व सामाजिक विकास में शक्ति संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में क्या था, छोटे बड़े उद्योग या परिवहन में या तो पशु शक्ति या मानव शक्ति ही उपलब्ध थी। जो हमारा शक्ति संसाधन है, शक्ति संसाधन जो कि औद्योगिक व सामाजिक विकास की शक्ति का संसाधन है। और प्राचीन काल में जो भी हमारे छोटे बड़े विकास होते थे उसमें या तो पशु शक्ति होती थी या मानव शक्ति द्वारा जो भी उपलब्ध होता है। किंतु विकास के क्रम के साथ साथ नए नए शक्ति संसाधनों का उपयोग खोजा गया और उनका विकास किया गया। तो अब जो हमारी आगे जो हमारी शक्ति संसाधन है उसकी ये भूमिका होगी। भूमिका में आगे देखो ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता, आगे इसमें शक्ति संसाधन में आ गया है, आगे ऊर्जा शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता इसकी होगी आवश्यकता। ऊर्जा शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता, जबकि जो हमारी ऊर्जा है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। उद्योग होगी, मशीनें होगी, परिवहन होगी के सभी साधन, वैद्युत जो उत्पादन इकाइयाँ होगी, घरेलू उपकरण होंगे, मनोरंजन के साधन होंगे, आदि सभी के लिए किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी हमारे संसाधन है, उपकरण है, हम घरेलू होंगे या हमारे बाहरी संसाधन जो भी हम काम में लेते हैं उसमें किसी न किसी तरीके की ऊर्जा यानी कि बिजली या विद्युत की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बढ़ती हुई जो हमारी संख्या है, बढ़ती हुई संख्या के कारण जिसकी आवश्यकता भी हमारे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किसकी, ऊर्जा शक्ति की। तो इसके लिए हमें चाहिए जानी अधिक से अधिक उद्योग, अधिक परिवहन साधन, अधिक कृषि सभी बहुतायत चाहिए। और ऊर्जा की अतीव आवश्यकता तथा उसके महत्व के कारण जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं जैसे लकड़ी, परंपरागत यानी जो हमारी प्राचीन टाइम से हमारे जो चले आ रहे हैं परंपरागत स्रोत हो गए, जैसे पीढ़ी दर आगे की आगे बढ़ते जाते जो हमारे स्रोत हैं, जैसे कि ऊर्जा स्रोत लकड़ी, कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस आदि अतिशय दोहन हो रहा है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यावरण की दृष्टि से ये हमारे लिए क्या है, एक विनाशकारी है। जैसे कि हमें कोयले का उपयोग अधिक करें, लकड़ी का उपयोग अधिक करें, तो इससे हमारा जो पर्यावरण है वो उसको हानि पहुंचा रही है। यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए जो हमारे पर्यावरण में जाने से हमारे जो पेड़ पौधे हैं, लकड़ियां हैं, उनका अधिक मात्रा में क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। दोहन के कारण हमारे जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है उसका क्या हास हो रहा है। तो इस कारण से जो पर्यावरण दृष्टि से विनाशकारी है। परंपरागत स्रोत सिर्फ जल विद्युत द्वारा ही जल विद्युत ही ऐसा स्रोत है जो कि असमाप्य है, यानी कि वो कभी नहीं खत्म होने वाला। जैसे कि हमारी प्रकृति में जल है, तो जल क्या है, वो कभी जल संसाधन ऐसा संसाधन है जो कभी नहीं खत्म होता है। जब जल द्वारा जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या है, परंपरागत स्रोत है, वह कभी नहीं समाप्त होने वाली परियोजना है। बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के कारण हम इसे गैर परंपरागत या नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के विकास की समय की मांग है। यानी कि जो हमारी ऊर्जा है, बढ़ती ऊर्जा यानी कि हमारी जो ऊर्जा है, बिजली का खर्चा अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसकी मांग क्या है, बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई मांग को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विकास यानी कि समय की मांग है। नवीकरणीय और योग्य और अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहला हमारा हो गया नवीकरणीय या नवीकरणीय या अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं उसे हम नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। तो इसे हम शक्ति को स्रोत परंपरागत और गैर परंपरागत, इससे शक्ति स्रोत है, हमारे जो शक्ति स्रोत हैं इसको दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। एक नंबर
परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिनमें कि इनमें ईंधन के रूप में आने वाले खनिज, यानी कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं इसमें हमारे काम में आने वाले खनिज या स्रोत होते हैं। उस ईंधन के काम में आने वाले जो हमारे स्रोत हैं वो कौन से हैं? खनिज जैसे कोयला हो गया, लकड़ी होगी, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल, जल उत्पादित ऊर्जा आदि इसमें आते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम और खनिज तेल आदि, यानी कि खनिज तेल आदि, जल उत्पादित आदि आते हैं। इन स्रोतों में सिर्फ जल उत्पादित ऊर्जा जो है जल उत्पादित ऊर्जा जो हमारी नवीकृत हो सकती है। जल स्रोतों के सिर्फ जल उत्पादित जो हमारी ऊर्जा है, जल द्वारा जो हम ऊर्जा बनाते हैं, जब विद्युत उत्पन्न करते हैं, वो क्या है? नवीकृत है। और इसे नवीकरणीय भी कहा जा सकता है, इसे दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। वे स्रोत जो बार बार काम में आ सके, यो समय पर पुनः उत्पादित किया जा सकता है, यानी कि इसे हम बार बार उपयोग में कर सकते हैं और इसे दोबारा भी बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है? पुनर्उत्पादित कर सकते हैं। बांध आदि बनाकर जो जल संग्रहित करके हम जो विद्युत या ऊर्जा उत्पादन उचित होता है, क्योंकि कभी भी खत्म होने वाला जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है वो है हमारा जल। जो प्राकृतिक संसाधन है वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। और इसी जल के माध्यम से हम क्या करते हैं? विद्युत उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारी परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं। हमारी जो विद्युत उत्पादन परियोजना है वो कौन कौन सी है? पहली है माही परियोजना, जो कि है माही परियोजना माही नदी पर है। इस परियोजना पर बांध बनाकर हम क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। और जो वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है वो होती है 1,40,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है माही परियोजना। उसके बाद आपका अनूपगढ़ लघु परियोजना आ जाती है, उसके बाद सूरतगढ़ लघु परियोजना आ जाती है, फिर मंगरोल आ गई, पुग्गल लघु परियोजना आ गई, उसके बाद चारणवाला और बिसलपुर, ये सारी आपकी परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अंतर्राज्यीय यानी कि अन्य जो हमारे राज्य हैं, अन्य जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे हो गए जल विद्युत परियोजना है जिसमें कि राजस्थान का हिस्सा, जैसे बागड़ा व देहर पोंग व चंबल बांधों पर जल विद्युत धरों को क्रमशः तैयार किया जाता है। यानी कि जो हमारी बागड़ा है अंतर्राज्यीय, यानी कि जो हमारी अलग अलग स्टेट है, हमारे अलग अलग जो राज्य हैं उनमें बागड़ा, देहर, पोंग, चंबल जो बांधों पर जल विद्युत धरों को बनाया जाता है और इसी से जल अंश की इसकी बिजली के जो प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो जल एक ऐसा जो ऊर्जा स्रोत है जो स्वतः ही नवीकृत होता रहता है, जिनकी से दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे जो परंपरागत हमारे जो स्रोत हैं, एक तो परंपरागत स्रोत जी हमारा जल हो गया, और दूसरा जो हमारा परंपरागत स्रोत है वो है लकड़ी वन से हमें प्राप्त होती है। वन से कोयला व खनिज तेल से तेल हो गया, जैसे भूगर्भ के खनिज के अंदर से भूगर्भ से हमें ये प्राप्त होते हैं। इनका अति दोहन होने से, यानी कि अगर हम इनका अधिक प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से यह क्या है? उचित नहीं है। अगर हम इनका अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, अत्यधिक दोहन करते हैं, तो ये हमारा पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जब ये हमारे पर्यावरणविद हो गए या हमारे वैज्ञानिक हो गया, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। इन प्राकृतिक किंतु अनवीकरणीय जो हमारे योग्य स्रोतों का अति दोहन पर हमें क्या करना चाहिए? अंकुश लगाना चाहिए, यानी कि हमारा जो कोयला है उसे हम पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। और उसके बाद हमारे जो ये परंपरागत स्रोत भी है, और इसके दूसरा बात है हमारा गैर परंपरागत स्रोत। 2 नंबर आ जाता है हमारा गैर परंपरागत या अपरंपरागत भी कह सकते हैं। इसे गैर परंपरागत भी कह सकते हैं और अपरंपरागत भी। गैर परंपरागत स्रोत हो गया ये आपका गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। लेकिन जो हमारा गैर परंपरागत स्रोत है वे ऊर्जा के नवीन स्रोत हैं। जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं वो ऊर्जा के क्या है? नवीन स्रोत हैं, जिन्हें कालांतर में आवश्यकता को देखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया और इनको खोजा गया है। परंपरागत यानी कि जो हमारे प्राचीन काल से प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जल द्वारा विद्युत उत्पन्न करना, कोयला हो गया या आपका लकड़ी होगी, इसके माध्यम से जो हम
करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत यानी कि जो हमारी ऊर्जा के ये नवीन स्रोत हैं, और जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं उनका अत्यधिक दोहन होने के कारण जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने इस समस्या को देखते हुए कि अगर हम जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं अगर हम उनका अधिक दोहन करते हैं तो ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से हमारे लिए क्या है, विनाशकारी है ना। तो इसलिए वो वैज्ञानिकों द्वारा जो हमारी कालांतर में आवश्यकता देखते हुए कि वर्तमान समय में हमारी क्या आवश्यकता है, इसको देखते हुए जो हमारे वैज्ञानिक हैं द्वारा विकसित किया गया या खोजे गए वे स्रोत हैं, जैसे कि आपकी पवन ऊर्जा होगी। पवन ऊर्जा जैसे चक्कियों द्वारा जो हम ऊर्जा या विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आपकी सौर ऊर्जा जिन की हम जो सूर्य से प्राप्त करते हैं, और प्राकृतिक गैस होगी जिनकी, और बायोगैस यानी कि गोबर गैस हो गया आदि ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा जो हमारी है भूतापीय ऊर्जा भी इसे कहते हैं। और कचरे से उत्पन्न जो हमारी ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा होती है, जहाँ भी ये परमाणु ऊर्जा के स्रोत यूरेनियम के भंडार तक सीमित है, किंतु इन खनिजों को बहुत कम मात्रा में बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और खनिजों की बहुत कम जो हमारे पास मात्रा से ये बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शेष सभी जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं या तो वो असीमित है या वो नवीकरणीय है। नवीकरणीय का अर्थ होता है वो स्रोत जो विपुल मात्रा में हो जो या तो नियमित रूप से उत्पादित होते रहते हैं या उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये नवीकरणीय के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको प्राकृतिक गैस बताई थी, जैसे आपकी जो हम डेली रूटीन में जो हमारे घर में गैस काम में दी जाती है जो होती है ONGC या OIL 12 स्थानों पर चिन्हित है। और भूगर्भ के प्रत्येक प्रकार के जो हमारे विघटन स्थान से ये क्या करती है, ये गैस उत्पन्न होती है। अनेक प्रकार के जो हमारे धरती के अंदर विघटन होते हैं, चाहे जो घटनाएं घटती रहती हैं भूगर्भ धरती के अंदर स्थान होता रहता है, उसके माध्यम से ये हमें गैस प्राप्त होती है। कौन सी? प्राकृतिक गैस। उसके बाद हमारी सौर ऊर्जा जन की जो हमारी सूर्य से हमें जो प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से मिलती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या ऊर्जा होती है। सूर्य की जो हमारी किरणें केंद्रित करके उसकी ऊष्मा को बिना धुएं वाले सौर उपकरण गीजर आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है, विकसित किए जा चुके हैं। उसके बाद हमारी जो है बायोगैस यानी कि हमारी जो जैविक गैस होगी या गोबर गैस होगी, जैविक अपशिष्ट होंगे और सड़े गले आपके जो आलू आदि की उचित विधियों के संयंत्रों के माध्यम से ये घरेलू बिजली प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद हमारी जो बायोमास गैस होगी, बायोमास गैस जैसे हमारे शहरों का कूड़ा कचरा होता है, उसको निकालने के बाद नई जो झाड़ीनुमा कचरों की बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। और जो हमारी अब आगे आ जाती है वायु ऊर्जा में देखो वायु वेग ऊर्जा यानी कि जो हमारी पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं, पवन चक्कियों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपका आ जाता है भूतापीय यानी कि भूमि के अंदर से, यानी कि मैंने आपको बताई है प्राकृतिक गैस जो हमारे गैर परंपरागत के अंतर्गत आती है। आपकी प्राकृतिक गैस, उसके बाद नंबर आपका इसमें आ जाता है प्राकृतिक गैस का सौर ऊर्जा यानी कि हमें जो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। 3 नंबर इसमें आपका आ जाता है बायोगैस। उसके बाद आपका आ जाता है आगे वायु ऊर्जा जिनकी जो हमारी पवन चक्कियों द्वारा वायु ऊर्जा, और ये कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर आदि वहाँ पे पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं, यानी कि वो बड़ी बड़ी चक्कियों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा और लास्ट आपका है पांचवें और छठा आपका जो लास्ट है वो है भूतापीय ऊर्जा। अगला छठा जो आपका है वो है भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वायु ऊर्जा मैंने आपको बता दी है, यानी कि जो हमारी वायु से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा जो हमारी समुद्री ज्वार की ऊंचाई से कई फीट तक ऊंची होती है, यानी कि जब हमारे समुद्रों से ज्वार भाटा उठता है
तो उससे भी कई फुर्ती होती है। वहाँ इसमें समुद्री टरबाइन और जनरेटर के माध्यम चलाकर इससे बिजली उत्पन्न की जाती है, जबकि जो हमारे बिजली जो हमारे भूमि के अंदर से जो ज्वार भाटा उठते हैं, उसके ज्वार भाटा जो समुद्र में उठते हैं उससे भी बिजली उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। विश्व के कई भागों में क्या है कि पृथ्वी की 3 से 15 किलोमीटर गहराई पर उपस्थित यानी कि भूतापीय यानी कि भूमि के नीचे जो हमारी गहराई उपस्थित गर्म चट्टानों से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो उपयोगी और रूपांतरित की जाती है। इसके लिए जो हमारा राजस्थान के कुछ भागों में, कहाँ पे, राजस्थान के कुछ भागों में गर्म पानी के स्रोत पाए गए हैं जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और जो हमारे गर्म पानी से फ्रियोन गैस और गर्म करके एक टरबाइन चलाई जा सकती है। इस तरह के जो हमारी गैस का उत्पादन राजस्थान जैसे राज्य में किया जाता है। उसके बाद हमारी जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा में देखो, परमाणु ऊर्जा तो आपका आ गया 8 सातवां है परमाणु ऊर्जा जैसे जो हमारे राजस्थान में उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा में आपका आ जाता है, इसमें देखो परमाणु ऊर्जा में परमाणु खनिजों का विखंडन, परमाणु जो हमारे बम होते हैं उनके विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए यूरेनियम और थोरियम जो इसमें परमाणु बम के अंदर जो हमारे ये तत्व काम में आते हैं वो होते हैं यूरेनियम और थोरियम। कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। जैसे परमाणु खनिजों को क्या किया जाता है, प्रयोग सर्वाधिक होता है। इन दो खनिजों का उपयोग परमाणु बमों में ज़्यादा होता है, यूरेनियम और थोरियम का। और भारत में ये दोनों खनिज उपलब्ध हैं, यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों खनिज भारत के राजस्थान में उपलब्ध हैं। और राजस्थान के उदयपुर एवं भीलवाड़ा में जो राजस्थान का है कौन सा, राजस्थान में भीलवाड़ा व उदयपुर, भीलवाड़ा है उदयपुर, भीलवाड़ा उदयपुर, यहाँ इन दोनों जगह पर जो हमारे खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो कौन सा, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। और ये आणविक विखंडन की प्रक्रिया से, विशिष्ट विखंडन प्रक्रिया से होता है जो कि जटिल और खर्चीली होती है। ये कि जो बहुत ही खर्चीली होती है और इसमें बहुत सारी क्या आती हैं, मुश्किलें आती हैं। और जो हमारा आणविक विखंडन की प्रक्रिया के ढंग से कई प्रकार के रिएक्टर के माध्यम से इसको किया जाता है, जिसकी जो हमारी बिजली उत्पन्न होती है इसी के माध्यम से होती है। तो मैंने आप जो आज करवाया था आपको शक्ति संसाधन करवाया था। शक्ति संसाधन मैंने आपको इसमें जो ऊर्जा यानी कि जो हमारी विद्युत है वो कैसे उत्पन्न की जाती है और कहाँ कहाँ उत्पन्न की जाती है इसको मैंने बताया था। जो आपका बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपकी को कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास जो आपकी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।